जनाब चेयरमैन आसिफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पाकिस्तान पीपल पार्टी, जनाब कमर जमान कायरा साहब, जनाब नियर हुसैन बुखारी साहब और साथ ही मेहमानान, अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाइयों, आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है और मैं समझता हूँ कि आज का दिन जीबी के लिए फतह का दिन है। मैं अपनी तरफ से और असोर के गैर अवाम की तरफ से बिलखुसूस हल्का वन के पीपल पार्टी के जियालों की तरफ से तहे दिल से जनाब चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि गूनागून मुसराफियात के बावजूद मरकज़ में इनका होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन आप लोगों से मोहब्बत की वजह से, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के मोहब्बत की वजह से, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के एहसानात और उसकी आवाम जो मर्द दम तक या क़यामत तक याद रखेगी, उसके वजह से आज अरसे से आप देखते हैं गिलगित बल्तिस्तान के छोटे छोटे कस्बों में भी, छोटे छोटे सूबों में भी और छोटे छोटे जलसगाहों में भी आप तशरीफ़ लाते हैं। हम आपके बहुत ही ममनून हैं। मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला पर कि आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे। मुझे अल्लाह ताला पर कभी यकीन है कि पाकिस्तान के गरीबों की तकदीर बदल जाएगी। वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म। जनाब बिलावल साहब, आपकी पूरे पाकिस्तान के गरीबों को आपकी ज़रूरत है और हम दुआ करते हैं पूरी आवाम, खुसूसन मजबूर तबका जो मुराद से, जो पैशियात से गैर महफूज हैं, वो आपके वज़ीर आज़म बनने का इंतज़ार करते हैं और दुआ करते हैं। जनाब, आपका टाइम शार्ट है, मुझे पता है आपने जगलोट में भी जलसा अटेंड करना है। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जनाब, ये यूनियन जो जिसमें आप तशरीफ़ रखते हैं इस वक्त, ये यूनियन कौंसल गोदई कहलाती है और जहाँ से आप पहले इस तरफ गुजरे हैं सर, वो पुल क्रॉस करके उससे उस तरफ वैली, रट्टू वैली है, वहाँ 2 यूनियन कौंसल और हैं, यूनियन कौंसल रहमनपुर, यूनियन कौंसल रट्टू और तीसरी यूनियन कौंसल मरमई। उस तरफ 3 यूनियन कौंसल हैं। ये हम बहुत तकलीफ़ में तो हैं, हस्पताल वगैरह जो हमारे मामला थे सर, आपके गोश गुजूर कल भी मुज़फ़र रिले साहब ने कर दिया है और हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह जीबी में आपके गवर्नमेंट बनेगी और ये मामला तब हैं जब आपकी गवर्नमेंट बनेगी और इंशाअल्लाह 10 दिन रहते हैं, 10 दिन के अंदर इंशाअल्लाह जीबी में आपके गवर्नमेंट आएगी। मुझे यकीन है मेरे लोग बिलावल साहब को दिलो जान से चाहते हैं। मैं ईमानदारी से कहता हूँ सर, मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि ये लोग आपको दिलो जान से चाहते हैं। जो एहसानात शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके आज तक हैं, वो आपके खानदान के एहसानात हैं जनाब, वो किसी और के नहीं। और लोग भी जीबी में भी, पाकिस्तान में भी, मरकज़ में भी हुकूमतों में रहे, लेकिन वो हमें भूल गए। यहाँ से उनके लिए भी वोट हुए थे, यहाँ से वो धांधली के जरिए भी आए थे, लेकिन जिस तरह भी वो आए थे उसी तरह उनको आज जवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। इमरान खान याद रखें,
इंशाअल्लाह आप दोबारा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म तो क्या पाकिस्तान के अदने शहरियों में भी शुमार नहीं होंगे। जनाब आला, वो इसलिए इन गरीब इलाकों में जो गुर्बत बढ़ गई है, जो महंगाई बढ़ गई है, जो परेशानी बढ़ गई है, उसका हल इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के पास है। वो इमरान खान के पास नहीं था, ना है, ना उससे पहले किसी के पास था, ना है। वो पीपल पार्टी के पास है। वो सब्सिडी देते हैं, पीपल पार्टी देती है। वो ख़वातीन के लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से अरबों रुपए का आज तक फायदा इन इलाकों में, गरीब इलाकों में इसी नाम से हुआ है। कोई और नाम नहीं है और ना होगा। ये याद रखें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल पार्टी ही हम सबका मदद करेगी, गरीबों की परेशानी दूर करेगी। ये करोड़ों मुलाजमतें और लाखों घर, 50 लाख घर और करोड़ों मुलाजमतें देने वाले ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया और लाखों लोगों को नौकरियों से भी फारिग कर दिया। ये उन लोगों के पास ये चीज़ नहीं है। ये मेहरबानियाँ, ये पाकिस्तान पर मेहरबानियाँ ये पीपल पार्टी में रही है और इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो साहब इसका उजाला करें। जनाब आली, मैं टाइम नहीं लूँगा। मुझे यहाँ इस इलाके की तकदीर बदलने के लिए दो हमारे पास प्रोजेक्ट हैं। जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने शोनटन टनल अरबों रुपए फिजिबिलिटी के लिए मंजूर कराया था। तो नवाज शरीफ साहब के गवर्नमेंट आ गई तो उसने उसको कैप्टन एमरजेंसी में रखा, उसको इल्तवा में रखा। और जब इमरान खान साहब आए तो उसने PHDB से ही निकाल दिया। जनाब आली, आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, ये प्रोजेक्ट अल्लाह के ज़िम्मे है, आपके ज़िम्मे है। हमारी तकदीर बदल जाएगी। हमारे 6 घंटे का मुसाफियत हमारी कम हो जाती है। हम ईज़िली 6 घंटे में इस्लामाबाद पहुँच सकते हैं। दूसरा अहम प्रोजेक्ट है जनाब, यहाँ हमारा अहम प्रोजेक्ट है ये जो शकरथंग रोड, ये बुबिन से सकरदू तक एक रोड है। ये टूरिस्ट के हिसाब से और पब्लिक के हिसाब से भी हमें आने जाने में बहुत ही इजी है और बहुत खूबसूरत वैली है। मेहरबानी करके ये प्रोजेक्ट को इंशाअल्लाह ये लोकल हमारी गवर्नमेंट CM साहब जब आप बनाएंगे तो वो भी इसको कर सकता है। ये दो हमारे अहम प्रोजेक्ट हैं। बाकी हमारी जनाब वाली हमारी हेल्थ, हमारी एजुकेशन, हमारे सड़कें हमारी तबाह हैं। वो 3 यूनियन कौंसल जो मैंने बताया उस तरफ वैलीज में है, वो तीनों बगैर सड़कों के हैं। ना मिटल तो छोड़े जनाब, वो कच्चा सिंगल रोड भी सही नहीं है। लोग तकलीफ में हैं। मेहरबानी करके जब आप वज़ीर आला को बनाएंगे इंशाअल्लाह आप डायरेक्टर देंगे कि इन इलाकों में ख्याल रखें। जनाब वाली, मिनमरक एक ऐसी यूनियन है जो 6 महीना कटअप में रहती है, 6 महीना हमसे दूर रहती है। जनाब वो यूनियन क्योंकि बुजुर्ग टाप बीच में हाइल है और सड़कें बंद होती हैं, बर्फ़ पड़ती हैं, वो लोग 6 महीना सिर्फ और सिर्फ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के एहसानात पर जी रहे हैं। कोई दूसरा कोई चीज़ उनके साथ नहीं है। मेहरबानी करके आप इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म बनेंगे, हमें उम्मीद है, तब हमारे उन लोगों के लिए 6 महीना कम अज़ कम फ्री राशन दिया जाए। वो बड़ी तकलीफ में होती। हमारे हल्के में कोई कॉलेज नहीं है, कोई गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं है। हम दोनों तरफ से उसमें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी GB की गवर्नमेंट ही करेगी। ये आपके डायरेक्टर्स और आपके शफकत इन गरीबों पर रहेगा तो इंशाअल्लाह ये इलाका सोना हो जाएगा।
آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس علاقے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکال کے مرکز کو چھوڑ کے پاکستان کے معاملات کو چھوڑ کے آپ نے جی بی کے غریبوں کے معاملے پر توجہ دی. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو کامیاب رکھے. بٹو جی مقرر کو بلانے سے پہلے میں جناب چیئرمین کی نوٹس میں ایک چیز لانا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کی جو نگران حکومت ہے اس کا قیام موجودہ جو وفاقی حکومت ہے پی ٹی آئی کی اس نے قیام عمل میں لایا. اس کے بعد انہوں نے ضلع استور سمیت تمام اضلاع میں اپنے مرضی کے آفیسران لگائے. اب ہمیں شکایت یہ ہے ضلع استور کے تمام اپوزیشن کی اور خصوصاً پاکستان پیپل پارٹی کی کہ یہاں پہ جتنے آفیسر تعینات ہیں جتنی ضلعی ہیڈ ہیں وہ سارے ایماندار آفیسران ہیں. ہم نے ان لوگوں کو مشترکہ طور پہ ایک بات کی تھی کہ بھائی الیکشن سے پہلے چونکہ یہ ایماندار آفیسران ہیں ان میں سے کسی کی پوسٹنگ نہ کریں. لیکن کل کی بات ہے کہ یہاں ضلع استور کے جو پولیس سربراہ ہیں ایس پی صاحب ہیں ان کی پوسٹنگ کی گئی ہے. اسے ہم پری پول ریگنگ سے تشبیہ دیتے ہیں. تو ایسی چیزوں کی ہم اپنے چیئرمین کی یہ بات نوٹس میں لانا چاہتے ہیں. اب میں اگلے مقرر محترمہ بے نظیر بھٹو کے قریبی ساتھی جناب صدر آصف علی زرداری کے قریبی دوست اور پاکستان پیپل پارٹی پاکستان کے جنرل سیکرٹری سید نیئر حسین بخاری سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور خطاب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام جناب البھٹو زرداری صاحب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، جناب عبدالحمید صاحب امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی حلقہ استور 1، جناب قمر زمان کائرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی اور ڈویژنل عہدیداران، پی ایس ایف اور یوتھ کے ساتھیوں اور جیالے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ساتھیوں اور خواتین، میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ جس محبت کا اظہار آپ نے کیا حمید صاحب. بلا شبہ آپ 1994 سے الیکشن کنٹیسٹ کرتے آ رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آپ پہ اعتماد بھی کیا اور استور کے عوام نے بھی آپ کو ہمیشہ آپ کی پذیرائی بھی کی اور آپ کو اسمبلی میں بھی بھیجا. اور ہم سمجھتے ہیں اس مرتبہ پھر استور کے عوام آپ کو بھاری اکثریت سے منتخب کروائیں گے اور آپ کو اسمبلی میں بھیجیں گے. جیسا کہ آپ نے خود کہا حمید صاحب کہ جو پروجیکٹس بھی دیے ادھر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں شیخ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور پھر جناب آصف علی زرداری صاحب نے بھی جو اقدامات اٹھائے وہ آپ کی بہتری کے لیے اور آپ کو بہتر روزگار آپ کو تحفظ دینے کے لیے اٹھائے. اور جو مطالبات آج آپ نے رکھے ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی مرکز میں بھی آئے گی اور 15 تاریخ کو انشاءاللہ گلگت بلتستان میں بھی آئے گی. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. ابھی عتیق صاحب نے کہا کہ الیکشن کے دوران افسران کی تبدیلی یا ٹرانسفر قانوناً خلاف ورزی ہے. ہم سمجھتے ہیں آپ بالکل الیکشن کمیشن کو رجوع کریں اور یہاں کی عدلیہ کو رجوع کریں کہ الیکشن کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے تحت الیکشن کے دوران پوسٹنگ ٹرانسفرز الیکشن کمیشن کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مرکز براہ راست مداخلت کر رہا ہے اور
مرکز کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جہاں آپ کا صفایا 15 تاریخ کو گلگت بلتستان سے ہوگا اور انشاءاللہ جنوری 2021 کو آپ کا صفایا پاکستان سے بھی ہو جائے گا۔ یہ جو فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے، آغاز گلگت بلتستان سے ہوگا اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ مرکز میں بھی نہیں رہیں گے۔ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مرکز میں ہم سہولیات فراہم کریں گے، وہ جعلی نعرے لگا رہے ہیں، وہ جھوٹے وعدے کر رہے ہیں، لیکن جب وہ اقتدار میں ہوں گے تو وہ کچھ عمل کر سکیں گے، وہ وعدے نبھا سکیں گے۔ انہوں نے وعدے پاکستان میں بھی کیے تھے، جب وہ غریب عوام کو آٹا روٹی نہیں دے سکتے تو وہ گلگت بلتستان کے عوام کو صوبہ کہاں سے دیں گے؟ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا، چیئرمین صاحب نے خطاب کرنا ہے، مجھ کے بعد اور بھی مقررین ہیں، لیکن ہم تو حقوق کرتے ہیں کہ جیسے ماضی میں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہاں سے کامیاب کرواتے رہے ہیں، انشاءاللہ 15 تاریخ بھی آپ کامیاب کروائیں گے، اور جو آپ کے مطالبات ہیں انشاءاللہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی وہ پورے کریں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کرے گی۔ بہت مہربانی آپ۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں شیر پنجاب جناب قاہرہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور آپ لوگوں سے خطاب کریں۔ قمر الزمان قاہرہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، سیکرٹری جنرل جناب سید نیر حسین بخاری صاحب، عبدالحمید صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداران، میرے پنڈال کے اندر موجود بزرگوں، بھائیوں، بچوں، میری بہنوں، بیٹیوں، آپ سب کو السلام علیکم۔ آج چیئرمین بلاول آپ کے پاس آئے ہیں الیکشن 2020 کے سلسلہ میں، اور جب سے یہ الیکشن کی کمپین شروع ہوئی، چیئرمین صاحب نے اس سے پہلے گلگت کے 2 دورے کیے، گلگت بلتستان کے، اور اب کمپین کے اندر انہوں نے ایک بالکل مثالی فیصلہ کیا کہ میں گلگت بلتستان کے ایک ایک علاقے میں جاؤں گا، میں سکردو جاؤں گا، میں خپلو جاؤں گا، میں شگر جاؤں گا، میں نگر جاؤں گا، میں ہنزا جاؤں گا، میں پکورا جاؤں گا، اور میں ایک ایک علاقے کا وزٹ کر کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں ہر حلقے کے نوجوانوں سے، وہاں کے بزرگوں سے، اپنی ماؤں بہنوں سے بالمشافہ مل کے، ان کے مسائل سن کے اس کے حل کے لیے تدابیر کروں گا۔ ویسی تدابیر جس طرح بھٹو شہید نے اپنے دور میں جب وہ وزیر اعظم بنے تو اس وقت اس پنڈال کے اندر موجود ہمارے یہ جو بزرگ ہیں، یہ آپ کو نوجوانوں بتا سکتے ہیں کہ بھٹو شہید سے پہلے کا پاکستان اور بلتستان کیا تھا، اور بھٹو شہید کے بعد کا پاکستان اور بلتستان کیا ہے۔ بھٹو شہید آئے تو اس وقت یہاں راجگیری تھی، اسی طرح جس طرح چیئرمین صاحب آج پورے گلگت بلتستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ بھٹو صاحب بھی مختلف جگہوں پہ گئے، لوگوں سے ملے، ان کی تکلیفیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور پھر اس خطے سے وہ بدنام زمانہ FCR ختم ہوا، ایجنسی سسٹم ختم ہوا، راجگیری کا خاتمہ ہوا، آپ کے لیے سبسڈیاں دی گئیں، روزگار کے راستے کھولے گئے، اور آپ کو پاکستان کے باقی خطوں کے برابر لانے کا ایک عمل شروع کیا بھٹو شہید نے۔ اس کے بعد بی بی شہید آئیں، ان کو شہید کیا گیا بھٹو صاحب کو، تو یہ ذمہ داری، یہ علم، یہ رشتہ، یہ حق، یہ آپ کے ساتھ بانڈ، یہ بی بی شہید نے اٹھایا، اور انہوں نے اپنی زندگی میں
आपके लिए तरक्याती कामों के रास्ते भी खोले, लेकिन पाकिस्तान के बराबर लाने के लिए इस खित्ते में पहली दफा सियासी जमातों को इंट्रोड्यूस कराया, सियासी बुनियादों पर इलेक्शन कराए गए, आपके यहाँ काउंसिल का कयाम हुआ, आपका अपना डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव बना। ये वो सफर था जो भुट्टो साहब ने शुरू किया था। बीबी शहीद ने इसको आगे बढ़ाया और उनको शहीद कर दिया गया। वो शहीद करके समझे क्या पीपल्स पार्टी खत्म हो जाएगी? अब गिलगित बल्तिस्तान के लोग, अब पकोरा के लोग पीपल्स पार्टी को भूल जाएंगे। उन्हें यह नहीं पता था, वो नहीं जानते थे कि जब तक भुट्टो खानदान की विरासत मौजूद है, ये खून मौजूद है, ये बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान से रिश्ता कमजोर नहीं हो सकता। ये शहीदों के खून से बंधा और लिखा हुआ रिश्ता है। बिलावल साहब उसी रिश्ते को लेके आपके पास आए हैं, एक एक खित्ते में जा रहे हैं। और मेरे भाइयों दोस्तों, आज उनके बाद, बीबी शहीद के बाद जरदारी साहब की हुकूमत आई तो आपको आपकी असेंबली दी, आपको आपकी वजीर आला दिया, गवर्नर दिया, आपको इदारे दिए, आपको सूबाई स्टेटस दिया। ये सारे काम किसी और ने नहीं किए। हो सकता है किसी ने कोई सड़क बनाई हो, कोई बिजली के 4 खंबे लगवा दिए हों, इसके अलावा किसी का कोई हिस्सा नहीं है। 1972 से लेके आज तक आपको शनाख्त दी तो पीपल्स पार्टी ने, हकूक दिए तो पीपल्स पार्टी ने, सब्सिडियां दिया तो पीपल्स पार्टी ने। अब एक अमल बाकी रह गया, वो रह गया है कि अब आप आईनी हैसियत देनी है, आईनी हैसियत का फैसला होना है। अब इमरान खान साहब को याद आया है कि मैंने गिलगित बल्तिस्तान को आईनी सूबा बनाना है। भाई आप अबूरी सूबा, सॉरी, थैंक यू फॉर करेक्शन, मैंने अबूरी सूबा बनाना है। चेयरमैन साहब उसने क्या बनाना है? वो तो गिलगित में आके इमरान खान ने ऐलान किया, तो जो आपका केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है वो कहता है जी इमरान खान ने ये नहीं कहा, उनको इमरान खान ने ये नहीं कहा कि मैंने अबूरी सूबा भी बनाना है। लेकिन इमरान खान क्या बनाएगा? क्या उसने जनूबी पंजाब का सूबा बनाया? 2018 में वादा करके चला था ना उनसे। जब भी उसका बंदा यहाँ आए, वजीर आए, उससे पूछना कि क्या तुमने जनूबी पंजाब के लोगों से किए वादे पूरे किए हैं? आज गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को आप डफलियां बजा के धोखा देना चाहते हो? अरे ना अकलो, तुम्हें नहीं समझ। ये गिलगित बल्तिस्तान के लोग बहुत दूर दराज इलाकों में रहते हैं, ये बहुत मसाइल के शिकार हैं, लेकिन इनका तालीमी शऊर, इनका सियासी शऊर पाकिस्तान के बाकी इलाकों से बेहतर है। ये किसी झूठे के झूठ में, किसी यू टर्न वाले के यू टर्न में नहीं आएंगे। ये इंशाअल्लाह ताला अपना तारीखी रिश्ता निभाएंगे। और मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, बातें तो बहुत करने को मेरा दिल कर रहा है, लेकिन एक अब जिस पे खत्म कर रहा हूं, एक बात याद रखना, खिदमतें वो करता है जिसका विरसा खिदमत हो, सियासत वो करता है जिसका विरसा सियासत हो, आपकी खिदमत वो करता है जिसका विरसा खिदमत हो। अरे इनकी तो जबान सिवाय गालियों की और कुछ कह ही नहीं सकती। हम तो ये सवाल कर रहे हैं, हम तो आपको अपनी खिदमत बता रहे हैं, हम तो बाकी जमातों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अरे पीटीआई वाले क्या कर रहे हैं? कभी एक को गाली देते हैं, कभी दूसरे को गाली देते हैं। और इस मुगलजात के अलावा क्या कोई पॉलिसी भी दी है? क्या कोई हक भी दिया है? क्या कोई रोजगार भी दिया है? अरे नहीं, हक देगी तो पीपल्स पार्टी, रोजगार देगी तो पीपल्स पार्टी। इसलिए कि हम नारे लगाते थे ना कि बेनजीर आएगी, रोजगार लाएगी। वो तो रोजगार देती रही, वो तो खिदमत करती रही। अब बिलावल भुट्टो आएगा तो रोजगार लाएगा, अब बिलावल भुट्टो आएगा तो आपका आईनी हक मिलेगा, आपको पाकिस्तान के बाकी सूबों के बराबर हिस्सा मिलेगा। ये बिलावल साहब का वादा है। इन्होंने क्या देना है? जो खुद मांगने वाले हैं,
जो खुद किसी के सिलेक्टेड हैं, जो खुद किसी के उधारे हैं, उन्होंने क्या देना है? ये वो देता है जो अवाम के सहारे आता है, जो अल्लाह के सहारे आता है। ये उन्हीं का विरसा है। इंशाअल्लाह ताला ये काम पीपल्स पार्टी करेगी। और मेरे साथियों और मेरे दोस्तों, आखिरी गुजारिश ये है, इससे पहले कि मैं चेयरमैन साहब को बुलाऊं, ये इलेक्शन सिर्फ हमीद साहब का इलेक्शन नहीं है, ये रेले साहब का इलेक्शन नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन नहीं है, ये इक्तदार की जंग नहीं है। इस इलेक्शन में गिलगित बिल्तिस्तान ने फैसला करना है कि क्या आप सूबा चाहते हैं, क्या आप अपनी शनाख्त चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो फिर वोट के जरिए, बैलेट के जरिए मोहर लगा के गिलगित बिल्तिस्तान का एक एक फर्द फैसला करेगा कि हाँ, हमें सूबा चाहिए, हमें हक चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। अगर ये हुआ तो फिर आपको सूबा मिलेगा, फिर आपको हक मिलेगा। अगर ये बाकी लोगों से भी बात करनी है, बाकी जमातों के लोगों से भी बात करनी है, बाकी लोग इक्तदार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब गिलगित बिल्तिस्तान वालों, उस जमात को देखो, मुस्लिम लीग ने भी हुकूमत की है, क्या उन्होंने आपको सूबा दिया? क्या रोजगार दिया? क्या आपको शनाख्त दी? ये पीपल्स पार्टी है। ये फैसला करना है इस इलेक्शन में। और इंशाअल्लाह ताला 15 तारीख को गिलगित बिल्तिस्तान के एक एक गांव, एक एक शहर, एक एक पोलिंग, एक एक हल्के से ये आवाज आएगी कि कल्बी भुट्टो जिंदा था, कल्बी भुट्टो जिंदा था। और आज से सारे दोस्त डट जाओ, हमीद के लिए नहीं, रेले साहब के लिए नहीं, बल्कि पीपल्स पार्टी के तीर के लिए, जनाब बिलावल भुट्टो साहब के लिए, अपने हकूक के लिए, अपनी शिनाख्त के लिए ये लड़ाई लड़नी है। और मैं दोस्तों, दिल तो बहुत करता है बहुत सारी बातें करूं, वक्त माने है, आगे जाके चेयरमैन साहब ने जलसा करना है। अब मैं इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब मैं जिनका आपको इंतजार था, जिनसे आप बातें सुनना चाहते हैं, जिनके साथ आप तारीख का रिश्ता है, आप उस रिश्ते को आगे निभाने आए हैं। मैं इस्तकबाल कीजिए, मैं दावत दे रहा हूं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, और झंडे हिला के, खड़े होके, झंडे लहरा के, अरे नारे लगा के, कल्बी भुट्टो जिंदा था, कल्बी भुट्टो जिंदा था, कल्बी बीबी जिंदा थी। मेरी बहनों, आप जवाब देना, कल्बी बीबी जिंदा थी, आज भी भुट्टो जिंदा है। जनाब चेयरमैन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वाह अस्तोर, वाह। आज आपका जोश और जज्बा देखकर, आपका इतना इतना बड़ा इस्तकबाल इतने छोटा गांव में देखकर मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। मुबारकबाद, मुबारकबाद। आप जीत चुके हो, जीत चुके हो, जीत चुके हो। अस्तोर के अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। अस्तोर के बच्चा बच्चा कह रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देंगे, भुट्टो शहीद के साथ देंगे, बीबी शहीद के साथ देंगे, तीर पे थप्पा लगा के अवामी हुकूमत मुंतखब करेंगे। साथियों, ये मेरा गिलगित बल्तिस्तान का तीसरा दौरा है। हम पहले यहां अस्तौर भी आए थे, पहले भी आपने हमारा तारीखी इस्तकबाल किया था, और कल हम अस्तौर 1 में जलसे कर रहे थे, आज हम अस्तौर 2 में जलसा कर रहे थे। हम गिलगित बल्तिस्तान का चप्पा चप्पा पर पहुंच रहे हैं। हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम तक पहुंच रहे हैं। भुट्टो शहीद के चाहने वाले और बीबी शहीद के चाहने वाले के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं।
आपके दरवाजे खटखटा कर हम कह रहे हैं कि कल भी आप भुट्टो के साथ थे, आज भी भुट्टो के साथ थे। इंशाअल्लाह ताला जैसे कल आपने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मुस्तकबिल तय किया था, गिलगित बल्तिस्तान का तारीख बना दिया था, अब भी भुट्टो का जमात के साथ थे और इंशाअल्लाह ताला हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए वो काम करके दिखाएंगे कि तारीख याद रखेंगे। माजी में भी आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक FCR का खात्मा किया, आपने भुट्टो शहीद के साथ एक राजगिरी निजाम का खात्मा किया, आपने शहीद बीबी के साथ एक सियासी और जमहूरी आजादी अपने लिए छीना, आपने सदर जरदारी के साथ एक अपना वजीर आला बनाया, अपना प्रोविंशियल असेंबली खड़ा कर दिया, आपने गिलगित बल्तिस्तान को शिनाख्त दिलवाया, नाम दिलवाया। ये आपकी कामयाबी है, ये आपकी जदोजहद का नतीजा है। और अब हम उस आखिरी मरहला पे पहुंच चुके हैं कि वो वादा जो भुट्टो शहीद ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ किया था, मैंने और आपने मिलके वो वादा पूरा करना है। इस सिलेक्टेड का क्या पता अस्तोर के अवाम के बारे में, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के बारे में। हमारा तो रिश्ता 3 नस्लों का रिश्ता है, 3 नस्लों का रिश्ता है। हमारे पास सियासी कारकुन है, जियाले है, कोई खिलाड़ी नहीं है। आप शोदा के वारिस हो, आप शोदा के और गाजियों के सरजमीन हो। अस्तोर के नौजवान ने 18 अक्टूबर का साज के बम धमाकों में शहादतें कबूल की है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी नहीं मायूस किया है। इमरान कहता है वो सोच रहा है, सिलेक्टेड सोच सकता है, ये भी बड़ा खबर है, मगर वो सोच रहा है। इमरान सोच रहा है कि मैं अब बुरी सूबा बनाऊंगा। इमरान तू बहुत देर इस बात पे आ गए हो। सदर जरदारी साहब ने हमें 2009 में तो बुरी सूबा दे दिया था, वजीर आला मुंतखब कर लिया था, असेंबली दिलवा दिया था। आप अभी तक सोच रहे हो, आप अभी तक सोच रहे हो गिलगित बल्तिस्तान को सूबा चाहिए, सूबा चाहिए। और जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब पूरे पाकिस्तान सरजमीन बेआईन था, हमने 1973 का आईन दिलवाया। आज गिलगित बल्तिस्तान सरजमीन बेआईन है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आईनी हकूक दिलवाएंगे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का मंशूर था कि इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारा सियासत है, मुसवात हमारा मईशत है, ताकत का सरचश्मा अवाम है और शहादत हमारा मंजिल है। वो तो हमारा मंशूर है ही है, मगर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के लिए मेरे 3 नारे हैं, 3 वादे हैं कि मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक-ए-हकमियत दिलवाऊंगा, मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक-ए-मलकियत दिलवाऊंगा और मैं गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को हक-ए-रोजगार भी दिलवाऊंगा। ये हमारा आज का नारा नहीं है, ये हमारा आज का नारा नहीं है, ये हमारा मंशूर है। किसी और जमात के मंशूर में ये वादे आपके लिए नहीं है। सिर्फ एक जमात है जो हुकूक दिलवाती है, सिर्फ एक जमात है जो आपका तहफ़्फ़ुज़ करती है, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आप पूछे बाकी सारे के सारे जमातों से, आप पूछे इन सब से कि आपने गिलगित बल्तिस्तान को दिया क्या है।
आपने यहाँ के गरीब अवाम को दिया क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वो जमात है जो सिर्फ अपने पिछले दौर में, सदर ज़रदारी के दौर में, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को 25,000 जॉब्स दिलवाए थे। आपने क्या किया है? पूछे इनसे कि आपका हुकूमतें आते रहते हैं। पूछे बाकी जमातों से, तूने हमारा तनख्वाह में कितना इजाफा किया है? पूछे इनसे कि हमारा बुजुर्गों का पेंशन्स में कितना इजाफा किया है। अगर इजाफा हुआ है तो सिर्फ पीपी ने किया है। सदर ज़रदारी के दौर में हमने तनख्वाह में 150% इजाफा किया। हमने अपना जवानों का, अपना फौज का, अपना सिपाहियों की तनख्वाह में 175% इजाफा किया। हमने अपना बुजुर्गों के लिए पेंशन्स में 100% इजाफा किया। आपने बाकी सबके हुकूमत भी देखे हैं, इन्होंने 1% का इजाफा भी नहीं किया है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जानती है कि अगर आप गरीब के साथ देंगे, अगर आप मजलूम के साथ देंगे तो सब तरक्की कर सकते हैं, मुआशत में सब अपना हिस्सा डाल सकते हैं। मगर आप इमरान की तरह, बाकियों की तरह तनख्वाह में कटौती करके, पेंशन्स ना देके, बड़े बड़े लोगों को सब्सिडी देके, बड़े बड़े एमनेस्टी स्कीम्स अमीरों के लिए दिलवा के मईशत में तरक्की नहीं हो सकता। मईशत में तब तरक्की होती है जब भुट्टो शहीद की तरह अब कदम में सब्सिडी दिलवाए ताकि यहाँ के गरीब अवाम खाना खा सके, भूख से आजादी दिलवा सके। तरक्की तब हो सकती है, तरक्की तब हो सकती है जब अब इनकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे मंसूबे लेकर आए, जिसके तहत हर गरीब औरत की जेब में पैसा मिले ताकि वो भी अपना घर चला सके, वो भी मईशत में अपना हिस्सा डाल सके। और अब पाकिस्तान का तो एग्जाम्पल आपके सामने है। जो पाकिस्तान में हो रहा है वो आपके सामने है। आप जानते हो कि हर तबका सरापा एहतजाज है। यंग डॉक्टर्स से लेके लेडी हेल्थ वर्कर्स तक एहतजाज कर रहे हैं, नौजवानों से लेके बुजुर्ग पेंशनर्स तक एहतजाज कर रही है, गरीब मजदूरों से लेके ताजरों तक एहतजाज कर रहे हैं, यहाँ तक कि हमारा किसानों भी एहतजाज कर रहे हैं और उन पे लाठी चार्ज हो रहा है। हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को इस तब्दीली के नाम पे जो तबाही है उससे बचाना है। और इस तबाही से बचाने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है। आपने सब 15 नवंबर को तीर के साथ देना है। हर जिला से, हर इलाका से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुंतखब करवाना है। हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को, गिलगित बल्तिस्तान के गरीब बुजुर्ग मजदूर किसान को इन जालिम हुक्मरानों से बचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। साथियों, मेरे लिए सिर्फ आप हो, मेरे साथ सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं और हम अकेले अपने पार्टी तंजीम के साथ आपके पास आ रहे हैं। जमहूरी तरीके से हम अपना कैंपेन चला रहे हैं। दूसरी तरफ कठपुतलियों है, दूसरी तरफ कठपुतलियों है, उनके पास इक्तदार जरूर है मगर अवाम उनके पास नहीं है। अस्तोर के अवाम उनके साथ खड़े नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम उनके साथ नहीं है। वो हर दिन एक नया कैंपेन के लिए कोई नया नुमाइंदा उनके तरफ से आ जाता है, कोई नया कठपुतली आ जाता है। पहला एक गंदा वजीर था, वो फिर रहा था जगह जगह। गिलगित बल्तिस्तान का, आजाद कश्मीर का जो वजीर है, जगह जगह पहुंच रहा है। 2 साल वजीर रहा है। अब
गिलगित बल्तिस्तान का ख्याल आया है? अब इलेक्शन के दौरान याद आया है? पूछो इनसे 2 साल में कितने रोजगार दिलवाया आपने? 2 साल में कितने मंसूबे दिलवाए आप गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को? एक ईंट भी, एक मंसूबा भी, एक ही इनॉग्रेशन नहीं हुआ। 2 साल के लिए उनको पता ही नहीं था कि गिलगित बल्तिस्तान कोई इलाका था, और इलेक्शन के दौरान एक पर एक वो कानून के खिलाफ वर्जी करके यहां आ रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है, अब भी आपको कह रहा हूं, ये कठपुतली वजीर आएंगे, आपके वोट खरीदने की कोशिश करेंगे। ये इनकी भूल है, इनके समझ से बाहर है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और खास तौर अस्तौर के अवाम बिकने वाले नहीं हैं। आप तो गैरतमंद लोग हैं, आप वफादार लोग हैं, मगर मैं आपको इजाजत इस हद तक देता हूं, आप इनसे पैसा जरूर ले लो, मगर वोट तीर को दे दो, तीर को दे दो, तीर को। फिर कठपुतली वजीर आजम भी आ जाता है, कठपुतली वजीर आजम आ जाता है। उसको भी अचानक गिलगित बल्तिस्तान का तब ख्याल आता है जब इलेक्शन होता है, अचानक आ जाता है। अस्तौर तक तो पहुंचा ही नहीं, हेलीकॉप्टर में फिर के वापस चला गया था। जहां वो पहुंचा था वहां वो कहता है, मैं पैकेज का ऐलान इसलिए नहीं कर रहा हूं, इसलिए नहीं कर रहा हूं कि इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं। सो सिलेक्टेड वजीर आजम कहता है, मैं पैकेज नहीं ऐलान कर सकता। भाई, आप 2 साल से सिलेक्टेड वजीर आजम रहे हो, इलेक्शन से पहले किसने आपको रोका कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को पैकेज दिलवा दे? अपने इलेक्शन से पहले भी नहीं दिया, और आप इलेक्शन के बाद भी नहीं देंगे। हम आपको जानते हैं, आप तो पख्तूनख्वा को छोड़े, मियां वाली से पूछे, मियां वाली को भी पैकेज नहीं दिया गया है। काम किया है तो सिर्फ पीपी ने किया है, सब्सिडी दिया है तो सिर्फ पीपी ने दिया है। अब ये कहता है, सोच रहा हूं पूरी सूबा। हम ना सिर्फ आपको सूबा दिलवाएंगे, मगर बाकी जमातों ये चाहेंगे कि अगर सूबा मिले तो सब्सिडी भी वापस लो, अगर सूबा मिले तो टैक्स भी लगा दो। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं किसी को इजाजत नहीं देंगे, मैं सूबा भी दिलवाऊंगा। सब्सिडी का भी तहफ़्फ़ुज़ किया, सब्सिडी का तहफ़्फ़ुज़ का मैं आपका कोटा में इजाफा दिलवाऊंगा। आपको टैक्स से तहफ़्फ़ुज़ दिलवाऊंगा। वो तो सूबा देने से पहले नोटिफिकेशंस निकाल रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पे मजीद टैक्स लगा दो। हम आपका टैक्स नोटिफिकेशन को भी नहीं मानते हैं, और आगे जाके भी आपने यहाँ के अवाम को, जिसको आपने 70 साल से लावारिस छोड़ा है, आपने 70 साल से लावारिस छोड़ा है, अब आपको सूबा बना के उनको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, इनको इंकरेज करना पड़ेगा, उनको ज्यादा मुआशी पैकेजेस दिलवाने पड़ेंगे, मेन स्ट्रीम करवाने पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं टैक्सेस पे, फिर हम बात करते हैं बाकी चीजों पे। मगर ये जो गंदम पे सब्सिडी है, जो तेल पे सब्सिडी है, ये भुट्टो शहीद के कारनामे है। हम आपको ये नहीं छीनने देंगे, कभी नहीं छीनने देंगे। आप सुबह के नाम पे यहाँ के अवाम पे हुकूक पे डाका डालने की कोशिश करेंगे, हम आपके सामने दीवार बन के खड़े हो जाएंगे। साथियों, हमने खास तौर पे अस्तौर के लिए भी मंसूबे सोचे हैं। सदर ज़रदारी ने पहले से जो शॉर्टर टनल का बुनियाद रखा था, वो तो आप ही के लिए था। उसने आपका फासला इस्लामाबाद से हो या कश्मीर से हो,
उसको कम करना था, लेकिन अफसोस के साथ पिछली हुकूमत पे भी वो उस पे काम नहीं हुआ, और जो आज का हुकूमत है उन्होंने बिल्कुल ही इस मंसूबे को खत्म कर दिया है। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपसे ये वादा करना है कि जो मंसूबा सदर जरदारी ने शुरू किया था, इंशाअल्लाह ताला हम मिलके उसको मुकम्मल कर देंगे, और 6 घंटों के अंदर ही अंदर आप इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे। जो बोबिन स्कर्दू रोड का हमीद साहब ने जिक्र किया था, इंशाअल्लाह वो तो आपका अपना सूबाई हुकूमत बनाएगा और आपका फासला स्कर्दू के साथ भी कम होगा। अगर सदर जरदारी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे इनकलाबी मंसूबा लेकर आया था, तो हमने बेनज़ीर मजदूर कार्ड सिंध में शुरू किया है, जो हर मजदूर के लिए होता है। वो हर मजदूर के लिए होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी, ज़राए मजदूर के लिए भी, सारे के सारे मजदूरों के लिए ये कार्ड होगा। और इंशाअल्लाह ताला जब आप गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएंगे, 15 नवंबर को आपका अवामी हुकूमत आएंगे, तो फिर हम गिलगित बल्तिस्तान के हर मजदूर को बेनज़ीर मजदूर कार्ड पहुंचाएंगे। साथियों, हमने सिंध में मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल्स का जाल बिछा दिया है। मुफ्त इलाज दिल के मरीज, मुफ्त इलाज दिल के मर्ज के लिए, मुफ्त इलाज किडनी के लिए, मुफ्त इलाज लिवर के लिए। और इंशाअल्लाह ताला आपका हुकूमत आ रही है, 15 नवंबर को अवामी हुकूमत बनेगी और हम मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स, दिल के मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल्स गिलगित बल्तिस्तान में भी बनाएंगे। हर जगह पे उनके सेंटर्स होंगे ताकि हम दूर दूर इलाके तक पहुंचकर मुफ्त इलाज गरीबों तक पहुंच सके, हमारा बुजुर्गों के दरवाजे तक पहुंच सके। साथियों, हमने आपको हक हकमियत भी दिलवाना है, मगर साथ साथ हमने हक मलकियत भी दिलवाना है। और जब हम हक मलकियत पर बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपनी जमीन के मालिक खुद बने, मगर वो ना सिर्फ अपना जमीन के मालिक बने, मगर जो भी मादनियात इन पहाड़ों में छुपे हुए हैं उनका भी मालिक बने। जैसे शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के गरीब किसानों को जमीन का मालिक बनाया, इंशाअल्लाह ताला आप मेरे साथ देंगे, 15 नवंबर को तीर के साथ देंगे और मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अपना जमीन का मालिक बना के रहूंगा। साथियों, मेरे पास मेरे कारकुन हैं, मेरे साथ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम खड़े हैं, इनके पास हुकूमत के हथकंडे हैं। ना सिर्फ यहाँ की जो इंटरम गवर्नमेंट है वो धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मैं जानता हूं कि जब गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इस तादाद में आपके साथ खड़े हैं तो कोई कठपुतली हुकूमत, चाहे वो यहाँ सूबा में हो या वफाक में हो, वो अवाम के हक पे हम डाका नहीं डालने देंगे। ये जरूर अफसोस की बात है, जिसने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का सहूलतकार बनना था, जिसका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना, वो आपके अवाम के सहूलतकार नहीं बना हुआ है, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का सहूलतकार नहीं बना हुआ है। वो जो हमारा आपका इलेक्शन कमिश्नर है, आपका जो इलेक्शन कमिश्नर है, उसको गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना चाहिए था, आपके वोट को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना चाहिए था, किसी को धांधली करने की इजाजत नहीं देना चाहिए था। मगर क्या करता, वो तो इस्लामाबाद पहुंच के हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमारे बारे में कहते हैं कि हम कैंपेन क्यों कर रहे हैं,
ہمارا جمہوری حق ہے. ہمارے پاس کوئی پبلک آفس نہیں ہے, نہ کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے. آپ نے گلگت بلتستان کے عوام کا محبت دیکھ کے, گلگت بلتستان کے عوام کو جوش اور جذبہ دیکھ کے, کھپلو سے لے کے استور تک ہمارا استقبال دیکھ کے گھبرا چکے ہو کہ آپ کا چنا ہوا نمائندے ہار رہے ہیں. میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو گلگت بلتستان کا الیکشن کمشنر کو یہاں ڈیوٹی دینا چاہیے تھا, یہاں آپ کا ووٹ کا تحفظ کرنا چاہیے تھا, وہ اسلام آباد میں کیا کر رہا تھا؟ اسلام آباد جا کے کس سے مل رہا تھا؟ اسلام آباد جا کے کس سے مل رہا تھا؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا جو الیکشن کمشنر ہے وہ اپنا ملاقاتیں کی تفصیل عوام کے سامنے لے کر آئے. کس سے حکم نامے آپ لے رہے تھے اسلام آباد میں؟ کس حکومتی ادارے سے آپ مل رہے تھے؟ آپ کا کیا کام ہوتا ہے اس وزیر کے ساتھ؟ اے جے کے اور جی بی کا وزیر سے, وفاقی وزیر سے الیکشن کمشنر کا کیا کام ہوتا ہے؟ ان کا ملاقاتیں کیوں ہو رہے ہیں؟ ان کا بات چیت کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارا کوئی ایگزیکٹو پاور نہیں ہے, ہمارا کوئی پبلک آفس نہیں ہے. جن کے پاس پبلک آفس ہے ان کے خلاف آپ کیوں نہیں کرتے؟ وزیر, حکومتی وزیر جن کا ذمہ داری ہے گلگت بلتستان کا اور کشمیر کا, ان کو آپ نہیں روک سکتے. وہ پیسہ بانٹ رہے ہیں, ان کو آپ نہیں روک سکتے. وزیر اعظم الیکشن کے دوران پہنچتا ہے, تقریر کرتا ہے, اس کو روکنے کے بجائے الیکشن کمشنر اس کا دفاع کرتا ہے. وزیر اعظم کی دھاندلی کرنے کی کوشش کا سہولت کار بن جاتا ہے. لیکن جہاں ان کے پاس کٹپٹلی وزیر ہے, جہاں ان کے پاس کٹپٹلی ادارے ہیں, جہاں ان کے پاس کٹپٹلی الیکشن کمشنر تک ہے, میرے پاس گلگت بلتستان کے عوام ہیں, میرے پاس گلگت بلتستان کے نوجوان کھڑے ہیں, میرے ساتھ گلگت بلتستان کے بزرگوں بھی کھڑے ہیں, عورتوں بھی کھڑے ہیں. تم کیا چیز ہو؟ انشاءاللہ تعالی کرو جو آپ نے کرنا ہے, کرو جو آپ نے کرنا ہے. 15 نومبر پہ ہر پولنگ سٹیشن سے, ہر علاقہ سے تیرے نکلے گا, بھٹو کا نشان جیتے گا, تم کہیں کا کہیں نہیں رہے گا. انشاءاللہ 15 نومبر کو آپ ہمیں بھاری اکثریت دلوائیں گے تاکہ میں آپ کا صحیح نمائندگی کر سکوں, تاکہ میں آپ کو حق حکمیت دلوا سکوں, تاکہ میں آپ کو حق ملکیت دلوا سکوں, تاکہ میں یہاں کے بچوں کو حق روزگار دلوا سکوں. آپ 15 نومبر کو تیر کو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھاری اکثریت دلوائیں گے. 15 نومبر کو استور کے عوام ہمارا عبدالحمید صاحب کو بھاری اکثریت سے جتوائیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر آپ میرے ساتھ ہو, گلگت بلتستان کے عوام ہمارے ساتھ ہے, تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتا. انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی, جیت استور کی ہوگی, جیت بھٹو شہید اور بی بی شہید کی ہوگی. جیے بھٹو.